नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन ना। इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज ना। ये क्या होता है इसके अंदर कि इसमें जो गवर्नमेंट के अंडर में जो मैनेजमेंट होता है उसको प्राइवेट सेक्टर के अंडर में ले लिया जाता है। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज है ना। गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उसको प्राइवेट कंपनीज में चेंज कन्वर्ट कर दिया जाता है इन टू वेज। दो इसके तरीके होते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, इसको अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब क्या होता है इसके अंदर कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट अपना विड्रॉल कर लेती है। ओनरशिप है ना, जहाँ भी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप है वहाँ से गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को विड्रॉल कर लेती है, वापस ले लेती है, ठीक है। और वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कौन अब संभालने लग जाता है, पब्लिक सेक्टर को दे दिया जाता है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ये जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट कंपनीज वो उसको पब्लिक सेक्टर को सेल कर देती है, उनको बेच देती हैं, पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही दे देती हैं। तो ये भी तरीका है प्राइवेटाइजेशन का। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसईज, और इसको हम क्या बोलते हैं, पीएसईज है ना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पीएसईज बोलते हैं। टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जब भी पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो करती है अपना एक पार्ट या अपना जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या करती है कि पब्लिक को सेल कर देती है। जो उसके शेयर्स हैं वो पब्लिक को दे देती है और पब्लिक को वो बेच देती है। दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें और इसको अपनी नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लें कि प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, कि द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी। अपनी इक्विटी के एक पार्ट है जिसको कि वो प्राइवेट यानी कि पब्लिक को सेल कर देती है ना। इक्विटी में दैट मीन्स शेयर्स, तो उनको पब्लिक को शेयर सेल कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। The purpose of the sale, according to the government, was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. ये काम क्यों किया था गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है, प्राइवेट सेक्टर के को अपने शेयर्स क्यों सेल करती है? इसके पीछे रीजन है, नंबर 1, इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पहला इसका रीजन क्या है कि अपनी फाइनेंशियल जो उसके रिटर्न्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए वो चाहती है कि भाई उसका जो फाइनेंस है अगर उसके पास कम हो जाता है, फाइनेंस की कमी हो जाती है, तो वो अपने शेयर सेल कर करके और अपने पैसे की कमी पूर्ति कर लेती है। तो एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए, और दूसरा फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। अपने जो कंपनीज हैं उनको और अधिक मॉडर्न बनाने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन लेती है। ओके, तो दो इसके रीजन हो गए। आगे है, इट वॉज ऑल्सो envisaged and private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of PSUs। अब इसके अंदर जो क्या होता है कि जो प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं ये इम्प्रूव होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस उससे इम्प्रूव होती है ना। किससे होती है, डिसइन्वेस्टमेंट से। ओके, the government envisaged that privatization could provide strong impetus to the inflow of FDI। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है और अपनी इसको कन्वर्ट कर देती है
प्राइवेटाइजेशन के अंदर, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted special status of Maharatna, Navratna and Mini Ratna. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी इस तरह के कई सारे डिसीजंस है पब्लिक सेक्टर को उसने जब सेल करा है यानी पब्लिकली उसका प्राइवेटाइजेशन किया है, तो इसके कई सारे हैं इनको कि स्पेशल स्टेटस उनको प्रदान किया जिन लोगों ने इस फील्ड में एंटर हुए उनको, जैसे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के नाम से जाना गया। ओके, तो ये हमारे इसके अंदर एक ब्लॉक में भी इसमें दिया हुआ है कि ये नवरत्न, मिनी रत्न और जो महारत्न कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या आता है, ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, पूरी इकोनॉमी को एक पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी से, मतलब वर्ल्ड की पूरी एक इकोनॉमी कर देते हैं ना। हर एक इकोनॉमी जो है, हर कंट्री की अलग अलग इकोनॉमी है, लेकिन पूरी इकोनॉमी को एक साथ बांध दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेट कर देते हैं ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जब इंटीग्रेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन. It is an outcome of the set of various policies that are aimed to transforming the world towards greater independence and integration. अब इसमें क्या था कि जब हमारे इंटरडिपेंडेंस, जबकि हम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर रहे। इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक परस्पर आपस में एक दूसरे पर निर्भरता, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहे, इंटीग्रेशन हमारा आपस में बना रहे, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है ताकि हम क्या करेंगे, अपने जो एम है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अदर पूरे वर्ल्ड के साथ। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग economic, social and geographical boundaries. Globalization attempts to establish link in such a way that the happiness in India can be influenced by events happening miles away. It is turning the world into one whole or creating a borderless world. मतलब इसमें क्या है कि देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर हमने अपनी बाउंड्रीज को छोड़कर, जो सोशल इकोनॉमिक बाउंड्रीज हैं हमारी, उनको भी हमने दूर सबके साथ एक साथ मिला लिया है। ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश links in such a way that the happiness in India can be influenced by events happenings माइल्स अवे। मतलब कि जो कुछ भी माइल्स अवे, बहुत दूर, मीलों दूर अगर कुछ घटित हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी हमें इससे नॉलेज हो जाती है। किससे, ग्लोबलाइजेशन से हमें ये पता लग जाता है कि अदर कंट्रीज में अगर कुछ हो रहा है तो हमारे यहाँ उसका इफेक्ट भी आ रहा है। क्या इफेक्ट आ रहा है, सपोज मान लीजिए हम कहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का इम्पोर्ट करते हैं, तो अगर वहाँ पर किसी तरह के क्राइसिस हो जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस हो या अदर क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली कि उसका इफेक्ट हमारे यहाँ के इम्पोर्ट्स पर भी पड़ेगा। तो अब हम भी उससे इफेक्टेड होंगे। जैसे कि अरेबियन कंट्रीज के अंदर अगर ये जो क्रूड ऑयल है उसका किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम, तो उसका इफेक्ट हमारे पर पेट्रोल पर पड़ेगा, डीजल पर पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसके कारण पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड एक हो जाता है, और अगर किसी एक फील्ड में कहीं कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट बाकी की कंट्रीज पर भी पड़ेगा। It is turning the world into one whole or creating a borderless world.
ये क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को एक बना रहा है। एक बनाना मतलब कि हम सब एक हैं, चाहे नॉर्थ साइड हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, है ना, सबको एक साथ एक सूत्र में बांधना चाह रहा है और क्रिएट अ बॉर्डरलेस, एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाह रहा है जो कि बिल्कुल जिसकी कोई अपनी बॉर्डर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री का सामान किसी भी कंट्री में जाकर बेचा जा सकता है, उसके लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। जैसे हमने इंडिया के अंदर है ना, कि इंडिया में हम अपने इंडिया का सामान कहीं से भी कहीं तक जाकर के बेच सकते हैं। नॉर्थ का सामान ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कहीं पर भी बेचा जा सकता है, उसके लिए कोई आपकी बॉर्डर लाइन नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह से ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी यही फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी यही है कि पूरे वर्ल्ड को एक वर्ल्ड बनाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है आउटसोर्सिंग। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको आप अंडरलाइन करके और उसके नोट्स कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।